सर, आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,214 फी औंस तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में भी फी तोला कीमत बढ़ गई है। सोने की कीमत का बढ़ना मईशत की शारियों समेत आम आवाम पर डेफिनेटली बहुत बड़ा असर डालता है। एक तो सोने की कीमतें अचानक दुनिया भर में बढ़ने की आपके ख्याल में क्या वजह है और कहां तक ये जा सकती है कीमत? देखिए, इस वक्त दुनिया में भी बहुत अनसर्टिनिटी है क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कायम करना चाहता है अमेरिका, उन्होंने आते ही जो स्टैब्लिश ऑर्डर था जिसमें यूएन का मॉडल बना, जिसमें डब्ल्यूटीओ बना, कम से कम कोई कानून ज़ाब्ते के मुताबिक दुनिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ चलना शुरू किया। मगर जैसे ही उन्होंने देखा कि चाइना ने इस निज़ाम के अंदर रहकर हमें शिकस्त दे दी है, तो अब वो पूरी उस निज़ाम के ही पीछे पड़ गए हैं। कहते हैं हमें कोई टैरिफ नहीं मानेंगे, हम कोई कानून नहीं मानेंगे, हम कोई यूनाइटेड नेशन की करारदाद नहीं मानेंगे। अब वो ईरान के ऊपर और दूसरे मुल्कों के ऊपर इन्होंने इतने इतने सालों से जो है सैंक्शंस लगाई हुई हैं, उनके सासे लेकर बैठे हुए हैं। तो ये कौन सा दुनिया में कानून है? अगर हमें ईरान से कोई चीज नहीं लेने देते, ना उनसे हम ऑयल ले सकते हैं, ना उनसे हम गैस ले सकते हैं, जो कि हमारा हमसाया है। और इंडिया ने सब कुछ लिया है उनसे, और बल्कि इसी तरह ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। तो ये क्या बिल्कुल दोगली पॉलिसी है कि आप सैंक्शन सिर्फ क्या हमारे लिए, इंडिया के लिए क्यों सैंक्शन नहीं होती? तो यहाँ से पता चलता है कि मगरब, चाहे वो गाजा हो, मगरब चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कश्मीर हो, जहां इनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, ये किसी सिस्टम को नहीं मानते। और इन्हीं हरकतों की वजह से अब ये दुनिया में इतनी अनसर्टिनिटी फैल रही है, और लोग जो है वो अपने सरमाए को महफूज करने के लिए सोने में जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है उन्हें ये यकीन होता है कि सोने के अंदर अगर वो अपना सरमाया रखेंगे हम्म। तो कम से कम उसमें कोई कमी तो नहीं होगी। बिल्कुल सही। सर, पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री भी वैसे ही बंद हो रही है। अब चीन में जी जी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकबूलियत के बायस वहाँ की कंपनियां भी अब बड़ी तादाद में सस्ती पेट्रोल गाड़ियां बैरून मुल्क भेज रही हैं। क्या पाकिस्तान में इन गाड़ियों का सैलाब मकामी ऑटो इंडस्ट्री के लिए खतरा नहीं है? ये खतरा तो इस लिहाज से नहीं होना चाहिए कि उन्हें भी चाहिए कि अब वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करें। मगर देखिए, हम्म। बिजली सरप्लस होने के बावजूद ना तो हम ट्रेन तो वापस इलेक्ट्रिसिटी पर लेकर गए हैं, तो बिजली जाया हो रही है। वो तो प्रोडक्शन की बुनियाद पे करें या ना करें, हमसे कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं, और हम्म। हम बिजली को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे क्योंकि इंडस्ट्री लग नहीं रही। मगर जहां जहां इस्तेमाल हो सकती है, जैसे गाड़ियों में, हम उससे बहुत ज्यादा इम्पोर्ट ऑफ ऑयल बचा सकते हैं। तो ये जो मुकामी गाड़ियां वाले हैं, इनको भी तो चाहिए ना वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट करें, हमें वो 1960 के मॉडल ना बेचें अब। और जगह जगह अगर ये चार्जर लग जाए जैसे दुनिया में होता है, तो एकदम हम कम से कम जो हम 15 से 16 बिलियन डॉलर जाया कर रहे हैं अपने हम्म। हर साल ऑयल की सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर, भी काम हो जाएगी। और ये जो बिजली वाला मसला है, ये भी काफी हद तक हल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ा दें तो हम्म। प्राइस आ जाएगी, और ये जो कैपेसिटी वाला इशू है ये भी काफी हद तक खत्म होगा। आपकी नजर में इस रिपोर्ट का जारी होना क्या हकीकी इस्लाहत की तरफ कदम है, या सिर्फ टेक्निकल हद तक जरूरत पूरी की गई है ताकि किस्त ली जाए और फिर वही रूटीन जारी रख दी जाए? ये ज्यादातर इम्कान तो यही हैं कि जो इस्लाहात होनी चाहिए वो एक दफा फिर नहीं होंगी, और ये महज एक तकनीकी रिपोर्ट ही बन के रह जाएगी। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो सर्वे आया है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो बहुत ही खौफनाक है। ये भी हम जारी नहीं कर रहे थे, मगर फिर आईएलओ ने जब हम पे दबाव डाला कि कम से कम आप इतने साल गुजर गए हैं, आपने अपना कोई सर्वे ही जारी नहीं किया, तो हम्म। वहां आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में हमारे जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। हम्म। अब जो चीजों की तरफ आईएमएफ इशारा कर रहे हैं, सबका ताल्लुक एक ही बात से है कि अगर मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, अपने लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो बाहर से क्यों आएंगे? और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही? हमें तो कम से कम 20% इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी जीडीपी की हर साल, ताकि हम 3 मिलियन यंग लोगों को ही नौकरी फराहम कर सकें। अब ये तो वो हकायक है जो सबके सामने है। अब इसकी तरफ अगरचे आईएमएफ ने कोई अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया, मगर ये जाहिर है कि वो जिस गवर्नेंस का रोना रो रहे हैं, उसमें तो हम्म। वो खुद भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रोग्राम्स की वजह से यहाँ पे ये रेंट सीकिंग रही। चूंकि आपको मालूम होगा कि 5 खरब के जो जो टैक्स एग्जम्पशन थी, वो हम्म। हासिल थी बराज याफ्ता तबकात को। मगर इस रिपोर्ट में भी उसका जिक्र एक सिर्फ लाइन में किया है कि अखबारी खबर के मुताबिक ये है, हमें आईएमएफ मुतमिन नहीं, आईएमएफ ने कहा कि हमें एफबीआर मुतमिन ही नहीं कर सका कि दरअसल इसका हुजम कितना है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक तरफ तो आप और हम पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया, संतों को बंद करवाने के दर पे हैं, और हर तरह की जो है वो ज्यादती कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन में। बल्कि ये बात तो
SIFC के जनरल साहब ने भी फरमा दी और पब्लिक में कह दी। और दूसरी तरफ 5 खरब की जो है वो एग्जम्पशंस दिए हुए हैं। तो ये 5 खरब की एग्जम्पशंस का कोई जिक्र नहीं करता है, जो यूथ को नौकरी देना है उसकी कोई जिक्र नहीं करता है। अब ये तो हर साल मैंने अर्ज किया कि 3 मिलियन हमें न सिर्फ नौजवानों को नौकरियां फराहम करनी है, तो उनका मुस्तकबिल अगर हम पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, अगर हमें अपने आने वाले दिनों का कुछ एहसास है, तो ये लड़ाई झगड़े छोड़कर इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि आफ्टर ऑल ये हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है, जो पहले बहुत अच्छी होती थी, वो इतनी बुरी क्यों होती जा रही है, और हमारी मईशत जो है वो दिन ब दिन खराब क्यों होती जा रही है। तो सर फिर आपके ख्याल में इसके क्या रीज़न है, जिस लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट है और वो बड़े ही कंसर्निंग और ख़तरनाक फिगर से फिर हम देख रहे हैं कि और ये नो डाउट कि ये बेरोज़गारी और फिर दूसरा महंगाई, ये सबसे बड़े मसले हैं आवाम के, और यही वजह है कि जो नौजवान तबका है वो मायूस होके मुल्क में मतलब ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो जा रहे हैं मुल्क छोड़कर। आपके मुताबिक गुज़श्ता 4-5 सालों में कौन सी गलत पॉलिसियाँ थी जिनके नतीजे आना शुरू हुए हैं कि हर तरफ हम देखें तो एक मिसट्रस्ट है, मायूसी है? हमने इन्वेस्टमेंट शुक्रिया, इन्वेस्टमेंट की तरफ हमने तवज्जो नहीं दी और हमने सोचा कि कर्जे लेते रहेंगे और ये जो कर्ज की मैं पी रहे हैं इससे एक दिन हमारी जो फाका मस्ती है वो रंग लाएगी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये तो बड़े हमारे जो एक मुस्तरद शायर थे, उन्होंने भी फरमाया था, गालिब ने, वो भी इसी तरह की सूरत हाल का शिकार रहते थे कि जिंदगी का गुजारा कर्जा जात पर ही होता था। तो जो कर्जा जात है वो उससे तो कुछ काम नहीं बनेगा। हाँ, वो कर्जा जात जिससे आप कोई इनकम यील्डिंग एसेट बना रहे हो। हम कर्जा जात किस चीज के लिए लेते रहे? पुराने कर्जे उतारने के लिए और अपनी जो याशियां थी अशराफिया के उसको जारी रखने के लिए। हमने कर्जे इसलिए तो लिए ही नहीं है कि हम कोई इनकम यील्डिंग एसेट्स क्रिएट करें। अब भारत ने भी और चाइना ने भी शुरू के दौर में सर हम तो वर्ल्ड बैंक से बहुत सस्ते कर्जे लिए, मगर वो फिर तरक्की कर गए। हमने कोशिश नहीं की कि हम इस तरफ तवज्जो दें। सबसे बुनियादी मसला हमारे यहाँ 2 है। एक ये है कि इन्वेस्टमेंट और रोजगार। जब तक आप नई नई सनतें नहीं लगाते जो ऑलरेडी मौजूद है, उनके अंदर आप जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते, उनमें इनोवेशन नहीं लाते हैं, अपनी एग्रीकल्चर को मॉडर्न लाइन्स के ऊपर नहीं लेकर जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान सिर्फ कर्जों पर ही चलता रहेगा। और आपने देखा कि पिछले साल भी FBR ने जितना टैक्स इकट्ठा किया उससे ज्यादा तो हमने सूद की मद में ही पैसा दे दिया। जाहिर सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद वफाक के पास तो इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो सूद की रकम ही अदा कर सकते। तो उसके लिए भी हमें कर्जा लेना पड़ा। सर जब हमारी सारी पॉलिसीज ही एलीट कैप्चर हो तो फिर किस तरह से रिलीफ मिलेगा एक आम इंसान को? जी बिल्कुल नहीं मिल सकता। देखिए, ये तरीकाकार यही होगा कि आप टैक्सेस बढ़ाते जाएंगे और एक जमाना आएगा कि लोग टैक्स से भी बगावत कर देंगे। अभी लोगों ने बहुत ज्यादा इसके बारे में जो है वो गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया है। जब कभी खुदा न खास्ता फिर पेट्रोलियम प्राइसेस दुनिया में ऊपर गई और एकदम से झटका आया और हमारे रिजर्व भी इस काबिल नहीं होंगे कि उनको मीट कर सके और लोगों की जिंदगी और मुश्किल होगी, क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। उसके लिए तो हमें अपने नौजवानों को वैल्यू एडेड जो है वो एक्सपोर्ट्स की सर्विसेज का लिए तैयार करना पड़ेगा। अभी वो बहुत छोटी रकम लेकर बस वेबसाइट से आगे ही नहीं बेचारे बढ़ सके हैं। आप किसी भी नौजवान से पूछे कि वो किस किस्म की फ्रीलांसिंग कर रहा है, सवाए वेबसाइट बनाने के, वो तो अब AI भी बना दिया करेगी